हेलो एवरीबॉडी, IAS वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ERP। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी लीनियर अलजेब्रा। टॉपिक है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि हर ब्रांच के एग्ज़ाम में, हर सेट में लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन कन्फर्म आता ही आता है। 2 मार्क्स तो इससे धरे हुए हैं, रखे हुए हैं। 2 मार्क्स तो बन करके आने ही आने, बल्कि 2 की बजाय 3 मार्क्स भी हो सकते हैं अगर एक की बजाय 2 क्वेश्चन बन करके आ जाएं, एक 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। अगर 1 मार्क्स का सिंगल भी बन के आए तो 2 1 मार्क्स के बन करके आए। मतलब आप इसका 2 से लेकर के 3 और कभी 4 मार्क्स भी हो सकते हैं। इतना आप इसका अकेले टॉपिक का वेटेज समझ सकते हो। चलिए, हमें करना क्या है इस टॉपिक में देखिएगा। ये आपको समझ में आता होगा, लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल पावर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो सिंगल होनी चाहिए। वेरिएबल पावर मस्ट बी इक्वल टू 1, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा। तो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं x, y, z, इनकी पावर्स 1 है। अब आप यहाँ पे बात साथ में कोफिशिएंट देख रहे हो, a1 b1 c1 या इक्वल टू में d1। ये नंबर्स होंगे, ये कोई वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल यहाँ पे x, y, z है। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, तो आपको सिस्टम को सॉल्व करना हो, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए 3 इक्वेशंस कम से कम होनी चाहिए। तो 3 इक्वेशंस मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितने वेरिएबल्स हैं उससे कम इक्वेशन हो जाए। ऐसा हो सकता है कभी कभी। कभी ऐसा भी हो सकता है जितने वेरिएबल्स हैं उनसे ज़्यादा इक्वेशन हो जाए। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है ऐसा कभी हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओवर डिटरमाइंड सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओवर डिटरमाइंड सिस्टम। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस लीनियर अलजेब्रा टॉपिक में? ऐसी ये जो अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए हैं तो एक इक्वेशन नहीं बल्कि नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी। मींस एक सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का मतलब क्या होगा? आपको x, y और z की वो वैल्यूज फाइंड करनी होंगी जो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें, क्योंकि ये पूरे सिस्टम के लिए है वो x, y, z, इसलिए सेकंड को भी सेटिस्फाई करे और थर्ड को भी सेटिस्फाई करे। लेकिन एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, आना भी नहीं चाहिए अगर आप थोड़ा से माइंड से बात करें तो। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ऑप्शंस में जो A, B, C, D ऑप्शंस में x, y, z की वैल्यूज होंगी, आप पुट करके देख लोगे। फर्स्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए, सेकंड को भी, थर्ड को भी। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्व करना नहीं होगा, बल्कि सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये पता करना होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्या कैलकुलेट करना होगा हमें? हमारा ऑब्जेक्टिव होगा टू फाइंड या टू get that system is solvable or not। सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर कोई आगे की बात है, नॉलेज नहीं है अभी। तो हमें क्या करेंगे? अगर यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इस फॉर्म में आपके जो x, y, z के कोफिशिएंट है a1 b1 c1 है, a1 b1 c1, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा गलत फॉर्म में लिख दिया। अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z। तो ये ऐसा है a1 b1 c1 x y z के कोफिशिएंट। देन अगली रो में a2 b2 c2 x y z के कोफिशिएंट है। देन a3 b3 c3। तो आप इस फॉर्म में अगर लिख देते हैं तब हम बोलेंगे यही हमने सेम इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। इस मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिख रहे हो तो ये जनरल जो फॉर्म है ये बन गया ax इक्वल टू बी की फॉर्म। ए मैट्रिक्स है एक, एक्स भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, और बी मतलब जो इक्वल में जो आ रहे हैं ये नंबर्स जो हैं जो इक्वल में कॉन्स्टेंट्स होंगे वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है इस तरीके से। तो आपकी जो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इसकी हेल्प से हम पता कर लेंगे कि सिस्टम सॉल्वेबल है या नहीं है। और सॉल्वेबल है या नहीं है उसमें भी ये होगा कि सॉल्व कर सकते हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या एक की बजाय मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्या, या सॉल्वेबल ही नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता, जीरो सॉल्यूशन है। ये सब हमें फाइंड करना होगा। तो ये हमारे इसका चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन ये सब करने के लिए हमें इन मैट्रिसेस पर ए पर और ए के साथ बी पर, वो आगे समझेंगे हम, इन पर ऑपरेशंस करके कुछ इनकी
प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये कमेंट करना होगा कि सॉल्वेबल है या नहीं है। तो वो प्रॉपर्टीज़ में से एक चीज़ होती है रैंक। अब ये रैंक क्या होती है ये हम समझेंगे। तो हमें इस जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको पूरा करना होगा। तो सिलेबस क्या रहेगा इस टॉपिक में वो, क्योंकि हमें मैट्रिसेस पर सब कुछ काम करना है, तो फर्स्ट हमें बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करना होगा, जिसमें हम देखेंगे किस किस टाइप की मैट्रिसेस हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, या कभी हम इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, मैट्रिसेस बोल दे या मैट्रिक्स बोल दे एक ही बात है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन देखेंगे मैट्रिसेस का। मैट्रिक्स में साइज़ क्या होती है, मैट्रिक्स की एलिमेंटल वैल्यूज़ क्या होती हैं, उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, उन ऑपरेशंस के हिसाब से किस किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे इस टाइप्स में। और यही देखते देखते में हम ऑपरेशंस भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस मैट्रिसेस पर होंगे। जैसे अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो तो मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस का होगा, एडिशन कर सकते हैं मैट्रिसेस का। ठीक है, मैट्रिक्स का इन्वर्स कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑपरेशन, ट्रांसपोज में एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी होता है एक स्पेशल टाइप का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये फाइंड करना सीखें। तो ये कुछ ऑपरेशंस पर हमें अच्छे से पकड़ बनानी होगी। इनमें से जो ये रैंक है यही आपका आगे का खेल पूरा करेगा। कौन सा खेल? जो हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है सिस्टम, मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax = b सॉल्वेबल है नहीं, वो रैंक पर डिपेंड करेगा। तो एक तो रैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें आगे काम में लेना है, इसलिए हमें अच्छे से प्रैक्टिसाइज करना होगा इसको। उसके अलावा ये जो बेसिक हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन करके एग्जाम में आ जाते हैं। हालांकि मोर इम्पॉर्टेंट तो ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल है नहीं रैंक, बट ये भी हमें समझना है। चलिए, जब ये सब हम हाथ इन पे अच्छे से पकड़ बना लेंगे, उसके बाद हम सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हमारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को पढ़ने का वो पूरा करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो सॉल्वेबल है क्या। सॉल्वेबल होने का मतलब कंसिस्टेंट है यार, है क्या, और कंसिस्टेंट नहीं होना मीन्स नॉन सॉल्वेबल होना मीन्स इनकंसिस्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंट होने का मतलब होगा सॉल्वेबल होना, इनकंसिस्टेंट होने का मतलब होगा सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल हो सकता। अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें भी हम दो चीज़ें देखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन के साथ होगा या इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस होंगे ये हम डिस्कस करेंगे, ये हम सीखेंगे। चलिए, ये वाला जो टॉपिक है मेजर टॉपिक, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही सिंपल है और जिससे क्वेश्चन आते भी हैं बन करके, आइगन वैल्यूज़। और आइगन वैल्यूज़ पर ही एक टॉपिक और है आइगन वेक्टर। वो थोड़ा सा किसी के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में, लेकिन हम जिस तरीके से सीखेंगे उसके बाद 2-4 क्वेश्चन करने के बाद बहुत सिंपल हो जाएगा इसको करना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज़ ये डिस्कस करेंगे। और जो ईसी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, ये चीज़ जो है उनके कंट्रोल सिस्टम्स में भी काम में आती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद एक कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले नाम का बंदा था, इसी ने सबसे पहले मैट्रिक्स को समझा कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्लेस करना हो तो ऐसे मैट्रिक्स बना करके उनको एक साथ अरेंज कर सकते हैं और ऐसी फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं कि कोई भी उनको यूज़ में ले ले, उन एलिमेंट्स को समझ जाए। मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है ना कि सब लोग उसको ग्लोबली यूज़ में ले सकें, समझ सकें। तो ये कैले नाम के बंदे ने ही समझा था। ठीक है, और इसी एक कैले हैमिल्टन थ्योरम है जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक टर्म समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आइगन वैल्यूज से रिलेटेड होती है। ठीक है, उसमें इस कैले हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई करके ये चीज़ समझेंगे। तो अभी हम आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मींस क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जितना कवर हो सकता है ट्राई करेंगे कवर करने का, नहीं तो नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे बाकी चीज़ें। तो ये करने में काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है, छोटा टॉपिक नहीं है लीनियर अलजेब्रा, बड़ा टॉपिक है, इजी टॉपिक है और फंसाने वाला भी टॉपिक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनको अगर आप रटने का ट्राई किया आपने तो एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ करके रखो तो आप अपने दिमाग में अगर उस चीज़ को फिट करके रखोगे तो कंसेप्ट आराम से अप्लाई कर दोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ईजी है, समझने वालों के लिए ईजी है, क्वेश्चन ईजी ही बन करके आता है अगर समझ करके हमें अप्लाई करें। चलिए तो इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज मैट्रिक्स। हम बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स समझ रहे हैं, उससे पहले मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है। मैट्रिक्स क्या है? जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों,
चाहे वो न्यूमेरिक एलिमेंट्स हो या नॉन न्यूमेरिक, मतलब नंबर्स के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, जो नहीं है कि मैथमेटिकल नंबर्स ही हों। उनको अगर हमें अरेंज करना है तो उसके लिए हम उसका एक एरे बनाते हैं। उस एरे में कुछ नंबर ऑफ रो होंगी और कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। उस एरे को ही हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। उसमें नंबर ऑफ रो कितनी है उसको हम m कंसीडर कर रहे हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसको हम n कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स में कंसीडर कर रहा हूँ, ए नाम दिया इस मैट्रिक्स को मैंने, मुझे एलिमेंट्स प्लेस करने थे ये, यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है जिनको 2 रो और 3 कॉलम्स में मैंने प्लेस किया है। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स हो गई। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं m और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, उसके साथ में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें हाल फिलहाल में तो ये 2x3 है। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं साइज या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर m रो हो और n कॉलम्स हो तो साइज या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा m क्रॉस n। अच्छा, ये जो साइज या ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ये कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में, ये भी बता देता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे? अगर आप m और n को मल्टीप्लाई करो, m क्रॉस n लिखने का मतलब ये होता है m क्रॉस n अलग अलग तो इसलिए लिखा, ये कितनी रो है कितने कॉलम है बताने को, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, ये आपको टोटल बता रहा है कितनी साइज है इसकी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इसमें घुसा सकते हो आप, कितनी साइज का है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वही आपका साइज है। तो ये क्या होगा, हमेशा m और n दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आपसे कोई साइज बोले, जैसे इसका साइज बोले तो इसका साइज 6 नहीं बोल देना है, वैसे बोलोगे तो 2x3, क्योंकि आपको 2 रो और 3 कॉलम्स में प्लेस करना है। ये 2x3 की जो वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगी आपका। ठीक है, तो ये हुआ मैट्रिक्स का बेसिक कि भाई मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है। अब इस मैट्रिक्स में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये है या कोई और एलिमेंट हो सकता है, उस एलिमेंट का एड्रेसिंग कैसे करते हैं हम कैसे बात करेंगे कि भाई फलाना नंबर का फलानी जगह पर जो एलिमेंट है, एड्रेसिंग कैसे करेंगे। तो कोई भी एलिमेंट है, जैसे मैं उसको ए बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसके एड्रेस को इसके साथ सबस्क्रिप्ट में इस तरह से लिख देते हैं हम, आई और जे जो साथ में सबस्क्रिप्ट में लगाएं, तो आई तो कौन से नंबर की रो में है ये बताता है, और जे कौन से नंबर के कॉलम में है ये एलिमेंट, ये शो करता है। जैसे अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूं तो इस सेकंड नंबर के रो में और सेकंड नंबर के कॉलम में, तो इसका एड्रेस आप बोलोगे तो A22 ऐसा करके बोल दोगे। A22 इस एलिमेंट को नाम दे रहे हो, A22 क्या हुआ यहाँ पर 1 हुआ। A22 की जगह कोई B22 भी बोल सकता है। इसको मेन फोकस करना है आई और जे पर। ये ए बोले, बी बोले, राम बोले, घनश्याम बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर इस वाले एलिमेंट के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ए बी बोले उससे मतलब नहीं है, बल्कि एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम A13। तो A13 इक्वल टू क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल -1 है। तो ये आपको क्लियर हुआ है साइज क्या चीज़ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या चीज़ है, एड्रेसिंग कैसे करना है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अब सबसे फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हम इसी साइज के हिसाब से समझेंगे। मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स की साइज है उसके हिसाब से अलग अलग किस किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो साइज के हिसाब से फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जैसे स्क्वायर होता है ना, वर्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसका हाइट और विड्थ दोनों सेम हो, वो स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जिसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर m और n नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। एग्जांपल आप बता सकते हैं, ये 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। और अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो उसको नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। आप ये कहोगे ना कि भाई ये मैट्रिक्स पकड़ी आपने, ये किस टाइप की है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, मीन्स स्क्वायर नहीं है मीन्स नॉन स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसी के अपोजिट में नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो सकती हैं या कम हो सकती हैं, उसको आप नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल दोगे। तो आप सेकंड आप इसको नॉन स्क्वायर जो कि स्क्वायर नहीं है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हो, जिसमें m और m दोनों सेम नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, m विल नॉट बी इक्वल टू सेम, जैसे मैट्रिक्स ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें
ऐसा कुछ समझने वाला है ही नहीं। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एक ही हो, अकेला हो, बट नंबर ऑफ कॉलम्स 1 के अलावा कुछ हो। जीरो तो नहीं हो सकते ना, नंबर ऑफ कॉलम जीरो होने का मतलब एक कॉलम नहीं, दूसरा कॉलम नहीं, तीसरा कॉलम भी नहीं, जीरो कॉलम, तो फिर तो मैट्रिक्स ही, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा ना। फिर रो का क्या करोगे आप, जब कोई कॉलम ही नहीं है तो रो किसका बनाओगे आप। ठीक है, तो जीरो तो कुछ भी नहीं हो सकता, एम और एन में से कुछ भी जीरो नहीं हो सकता, हमेशा मिनिमम 1 होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो सकता है। एन नॉट इक्वल टू 1, सॉरी एन नॉट इक्वल टू 1 हो, 2 3 4 कुछ हो सकता है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे रो अकेला होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ये वाली मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर बोलें तो क्या बोलेंगे आप, नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, 1 क्रॉस 4 का रो मैट्रिक्स है ये। नेक्स्ट ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम रो जो होंगे वो 1 के अलावा कुछ हो सकते हैं, लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए, अकेला कॉलम होना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स अगर मैं कहूं, ये नंबर ऑफ रो 3 है बट कॉलम 1 है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है बात। अब एक बार इधर ध्यान देना, कोई वेक्टर है, अगर वेक्टर तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, 2i माइनस 3j प्लस 4 के 3 डायमेंशनल वेक्टर ले रहा हूँ मैं, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है कोई वेक्टर। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ। इस वेक्टर में जो i j के डायरेक्शन में एलिमेंट्स हैं, आप चाहें तो इसी को एक मैट्रिक्स में इसके जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को एरे की फॉर्म में प्लेस करें और एक कॉलम एक रो में रिप्रेजेंट कर दें, या आप इसी को इसकी बजाय ऐसा भी कर सकते हो कि इसके एलिमेंट्स को एक कॉलम में रिप्रेजेंट कर दो। तो आपको ये जो एलिमेंट्स हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, एक रो जो मैट्रिक्स बन रही है या एक जो कॉलम मैट्रिक्स बन रही है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स को वेक्टर भी बोल देते हैं। हालांकि ये वो वेक्टर अलग है, लेकिन मैट्रिक्स मींस लीनियर अलजेब्रा में अगर कभी वेक्टर वर्ड बोल रहा है तो वो रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स को बोल रहा है। रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स को ही हम वेक्टर बोल देते हैं। फिर रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर बोलो ये आपके ऊपर है, बट वेक्टर कभी बोले इसका मतलब रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहा है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है, उसमें भी मैंने बोला था वर्ड आइगन वेक्टर। तो ये एक वेक्टर है, मतलब या तो ये कोई रो मैट्रिक्स बनेगा या कोई कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। वो आगे जब हम सीखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या बनता है। ठीक है, तो वेक्टर कभी बोले तो इसका मतलब रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहा है। अभी तक जो चीज़ समझने वाली हुई केवल एक ये है कि ये हमें याद रखना है, बाकी सब बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप एक बार लेक्चर देख लेंगे आपको पुरानी चीज़ वैसे ही याद होगी, लेकिन आप में से हो सकता है 10-20% स्टूडेंट्स हों जिनको ये याद नहीं आ रहा, उनको भी अब याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, अगर कभी किसी मैट्रिक्स में, चलिए समझ में आ गया होगा, अगर कभी किसी मैट्रिक्स में m और n दोनों इक्वल हो जाएं, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता था, और वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएं 1 के इक्वल, मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम है। जैसे ये एक रो है एक ही कॉलम है, जब ऐसा है तो सिंगल एलिमेंट हुआ ना ये। अगर सिंगल एलिमेंट हुआ तो इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरे बनाने की क्या जरूरत है। एरे के लिए तो आपको अरेंज करने होते हैं ना बहुत सारे एलिमेंट को, बहुत सारे मतलब कम से कम 2 तो हो, एक एलिमेंट का क्या एरे बनाना। तो इसका कोई मैट्रिक्स बनाने का वैसे कोई औचित्य समझ में नहीं आता, रीजनेबल नहीं है इसको बनाना, मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना। आप बनाना चाहो तो बना लो, एक बात है, ठीक है, बट मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम बोल देते हैं स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोलना है, समझ में आना है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोलना है, क्योंकि एक्चुअल में बात करें तो ये मैट्रिक्स नहीं है, सिंगल एलिमेंट है। तो कभी आपको कोई स्केलर बोले, ध्यान रखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल रहा मैं। स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है कुछ और चीज़ हो जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाए। स्केलर मैट्रिक्स आगे हम हो सकता है कुछ और चीज़ है, स्केलर बोले इसका मतलब सिंगल एलिमेंट। और ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप ये मत समझना कि मैं यहाँ पर फालतू आपका टाइम खराब कर रहा हूँ, मेरा टाइम बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स में या किसी भी टॉपिक में जो भी हम डिस्कस करेंगे, हम स्टार्ट से जो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, मैंने ओवर डिटरमाइंड भी बोला है, मैंने याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं स्केलर ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये वेक्टर्स बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड और आ सकते हैं आप जो भी टेस्ट जो भी सेट अटेम्प्ट करो उसमें।
ठीक है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिना इंपॉर्टेंट फालतू की चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए ये हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किए साइज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टाइप से हम क्लासीफाई और कैसे कर सकते हैं, हम क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट की वैल्यूज़ क्या हैं। साइज के हिसाब से तो हमने क्लासीफाई कर दिया, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है एलिमेंट्स की वैल्यूज़ किस तरीके की हैं उस हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं ये किस किस तरीके से क्लासीफाई हो सकता है। तो फर्स्ट टाइप से क्लासिफिकेशन होता है रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कितने होते हैं m इंटू n, सारे के सारे एलिमेंट्स प्योर रियल नंबर हो। प्योर रियल नंबर चाहे फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो, जीरो इज ऑल्सो ए रियल नंबर। जीरो हो सकते हैं, नॉन जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इंटीजर वैल्यू के साथ हो सकते हैं, डेसिमल वैल्यू के साथ हो सकता है, बट सारे के सारे प्योर रियल हो तो ऐसा मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रियल मैट्रिक्स। अभी तक की जो इससे पहले एग्जाम्पल्स लिखे थे उनमें जो भी मैट्रिक्स बनाई थी मैंने, सारे एलिमेंट्स प्योर रियल ही तो थे, कहीं पर कोई आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ तो नहीं बनाया था मैंने, वो सारी रियल मैट्रिक्स थी। लेकिन ऐसा हो जाए कि सारे एलिमेंट्स नहीं, एक अकेला एलिमेंट भी ऐसा आ गया, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा आ गया जिसमें कुछ इमेजिनरी पार्ट आ जाए, मीन्स कॉम्प्लेक्स एलिमेंट हो, तो पूरी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं बोलूँ ये एक मैट्रिक्स है ए, ये आप क्या बोलोगे, रियल या कॉम्प्लेक्स? ये रियल मैट्रिक्स है। लेकिन एक मैट्रिक्स है ये, इसमें सारे नहीं, एक एलिमेंट भी इमेजिनरी पार्ट के साथ आ गया, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ये भी जरूरी नहीं है कि प्योर इमेजिनरी हो, ऐसा भी हो रियल के साथ भी इमेजिनरी पार्ट हो, तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया एलिमेंट, इसलिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो ये फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन बना, रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, एक होती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, नल मैट्रिक्स में इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, वो जीरो हों तो मैट्रिक्स होगी नल मैट्रिक्स। चाहे फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इससे मतलब नहीं है, अगर सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। जैसे ये नल मैट्रिक्स है, जैसे ये नल मैट्रिक्स है, ये बी बोल दे रहा हूँ मैं, ये बी है, ये ए है। जैसे ये नल मैट्रिक्स है, ये 3x2 की नल मैट्रिक्स है, 2x2 की स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, ये 2x3 की नॉन स्क्वायर नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को कभी कभी फाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसी ए की बजाय कोई बोल सकता है फाई, लेकिन ये भी नल है तो इसको भी कोई फाई बोल देगा और इसको भी फाई बोल देगा। हमें कैसे पता चलेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फाई 2x3। ऐसी नल, फाई मतलब नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए और सारे एलिमेंट में 2 रो हैं और 3 कॉलम है, सारे के सारे जीरो हैं। इसको आप फाई 2x2 या फाई 2 भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, उसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो कभी कभी इसकी बजाय A2 भी बोल सकता है। कभी कभी कोई बोले B5, इसका मतलब 5x5 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे इसको क्या बोलोगे आप, फाई, इसको 3x2 बोल दोगे, ये हो गई नल मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। चलिए थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स से पहले डायगोनल वर्ड जो होता है, डायगोनल तो ऐसे होता है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ ये कॉर्नर टू कॉर्नर, ये एक डायगोनल है और एक डायगोनल ये भी नज़र आ रहा है। भाई कॉर्नर से कॉर्नर तो ऐसे भी आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में मैट्रिक्स जब हम डिस्कस कर रहे हैं, मैट्रिसेज में ये वाले डायगोनल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये डायगोनल के बारे में बात ही नहीं करनी है। ये वाला जो डायगोनल है जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, इसी के बारे में बात करनी है। और कोई डायगोनल नाम की चीज़ मैट्रिक्स में नहीं होती, यही होता है डायगोनल। क्या मैं ऐसे कहता हूँ, कह सकता हूँ कि डायगोनल में ये वाला एलिमेंट है 1-1 एड्रेस पे, एड्रेस इसका 1-1 है ना, और इसका एड्रेस क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2-2। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल जो होता है डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनमें आई जो होगा और जे जो होगा वो दोनों इक्वल हों, 1-1 2-2। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट, मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर करूँ, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 1-1 है, ये 2-2 है, ये 3 नंबर ऑफ कॉलम है लेकिन 3 नंबर ऑफ रो में तो नहीं है।
अगर मैं 3 नंबर ऑफ रो की बात करूं तो है ही नहीं रो, तो यहाँ पर 3 कॉलम के साथ 3 रो वाला एलिमेंट ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए इसमें डायगोनल नहीं बनेगी। डायगोनल केवल और केवल किस में बन सकती है, इसका मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, जिससे कि जिस भी आप रो की बात करो, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, अगर फोर्थ रो है तो फोर्थ कॉलम भी मिलना चाहिए, तभी तो जे बराबर आ पाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए अगर डायगोनल की बात करें। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स, अब मैंने बोला डायगोनल एलिमेंट्स मींस नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में तो हो नहीं सकते डायगोनल, अभी बात की मैंने। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में मान लो थर्ड रो होती तो थर्ड कॉलम होता तभी तो डायगोनल बन पाता। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हों, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें कम से कम एक नॉन जीरो, तो ऐसा मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखिएगा, एक ये मैट्रिक्स है, इसमें मैं मान के चल रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स में बन पाएगा ना डायगोनल, तो 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो हैं उनका जीरो होना जरूरी है, और इसके अलावा जो बचे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, बचे मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनमें कम से कम एक नॉन जीरो, दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, कोई एक नॉन जीरो भी हो सकता है, दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक नॉन जीरो। अगर दोनों भी जीरो हो गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो है, डायगोनल में भी जीरो हो गया, फिर तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब नल से क्या फ़र्क है इसमें, नल में तो सभी जीरो होते हैं, इसमें डायगोनल के अलावा जीरो होते हैं, डायगोनल वाले कम से कम एक नॉन जीरो होता है, सारे नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ये जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे अगर मैं बात करूं एक 3 क्रॉस 3 की, तो इसमें जो तीनों डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1 1 2 2 और 3 3, उनके अलावा बाकी सारे जीरो होंगे, और ये जो हैं इनमें कम से कम एक नॉन जीरो होगा, सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं, कोई एक जीरो भी हो सकता है, बट कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, समझ में आया होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये भी क्लियर हो गया होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। चलिए और किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट वैल्यू के हिसाब से, देखना। चलिए नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। क्या पहले भी डिस्कस किया है हमने स्केलर मैट्रिक्स? नहीं, स्केलर डिस्कस किया था, याद आ रहा है ना। स्केलर मतलब सिंगल एलिमेंट 1 क्रॉस 1, अकेला एलिमेंट, उसको हम स्केलर बोलते थे, और वो मैट्रिक्स ही नहीं है एक तरीके से, अकेले एलिमेंट का क्या एरे बनाना, यह समझा था हमने। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है, और अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है इसका मतलब ये स्क्वायर होगी, ये समझ में आ गया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही तो डायगोनल बनता है। ठीक है, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसमें, जैसे 3 क्रॉस 3 की बात करूं, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तभी तो डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा हूं मैं इसको। ठीक है, डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स टू बी सेम। डायगोनल मैट्रिक्स में तो ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते थे ना, बस ये शर्त होती थी कि इनमें से कोई ना कोई सा एक नॉन जीरो हो। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में ये सारे के सारे कुछ भी हो सकते हैं, बट सारे सेम होने चाहिए, जीरो तो हो नहीं सकते सेम का मतलब, फिर तो नल मैट्रिक्स बोल देंगे इसको हम। ठीक है, बल्कि ये सेम क्या हो सकते हैं, कुछ भी नॉन जीरो हो सकते हैं, जैसे -2 -2 -2 या 5 5 5, ऐसा करके हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ऐसी स्केलर मैट्रिक्स में स्पेशल केस ये हो जाए कि इसके ये सारे एलिमेंट जो सेम है वो सारे 1 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत यूज में आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफ़ी कम में आएगा। ठीक है, क्या है ये ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं, स्केलर एलिमेंट जो सारे सेम है, वो सारे क्या हैं, 1 है। आप कह सकते हो ए डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ऐसा कुछ होगी, ये डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होंगे। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कभी कभी क्या जनरली आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे ये आई है। अच्छा, इसके अलावा ये भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आई है। फिर दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो आप इसको बोलोगे आई 3 क्रॉस 3, या कभी ऐसे बोल दोगे आई 3। बताया था मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एम और एन सेम होता है तो कोई 3 भी बोल दे, तो अभी हमें समझ जाना है 3 क्रॉस 3। ऐसे इसको क्या बोल दोगे आप, आई 2 क्रॉस 2 या आई 2। ऐसे कोई बोले आई 4 मीन्स 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ध्यान से समझना, ये वाली जो स्केलर मैट्रिक्स है ए, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि अगर मैं इस मैट्रिक्स में अगर मैं -2 कॉमन आउट लूँ, मैट्रिक्स में कुछ कॉमन आउट लेने का मतलब होगा हर एलिमेंट से वो मल्टीपल होना, तो आप ऐसे बोल सकते हो -2 अगर कॉमन आउट ले लूँ तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू -2 इज -2, 0 इंटू -2 इज 0, 0 1 0 0 0 1 ऐसा कह सकता हूँ। और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स ये -2 ऑफ आई हो जाएगा। इसलिए कोई स्केलर मैट्रिक्स जो होगी हमेशा आई मल्टीपल विद समथिंग होगी, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होगी, सम आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद सम कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही होगा जो एलिमेंट्स वैल्यू बन रही है। अगर ये 5 होता तो आप 5i कह देते इसको। समझ में आया? ये स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। आप कह सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है ना, सारे सेम है तो सही, बट कोई स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। आपको कोई बोल देता है कि भाई ये एक बी मैट्रिक्स है जो कि स्केलर मैट्रिक्स है, तो आपको नहीं पता कि ये 1 1 1 है क्या, हो सकता है 1 1 हो तो ये आइडेंटिटी हो सकती है। लेकिन कोई बोल दे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आप कह सकते हो क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है डायगोनल वाले, बाकी और ये डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए स्केलर मैट्रिक्स है। चलिए ये हुए हमने, और डिस्कस करते हैं एलिमेंटल वैल्यूज के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में भी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दो टाइप के हो सकते हैं, हमें समझना है क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो 3x3 का मैट्रिक्स है, और 3x3 का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ ना, इसके डायगोनल एलिमेंट के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा होता है एलिमेंट से। अगर किसी मैट्रिक्स के ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसके अलावा जो ये नीचे वाले सारे एलिमेंट्स हैं ये तो 0 हों, और अब जो बचे एलिमेंट रहेंगे, बचे एलिमेंट ऊपर वाले नहीं है डायगोनल के, बल्कि डायगोनल भी है, डायगोनल भी, और उसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट जो है उनमें कम से कम एक नॉन जीरो, कम से कम एक तो नॉन जीरो, एक से ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, मतलब अच्छा बुरा कुछ नहीं है इसमें, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी जीरो भी हो सकता है कुछ। तो ऐसे केस में तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर ऐसा ही हो कि जो ट्रायंगल है उसके ऊपर वाले तो सारे 0 हों, और जो बचे एलिमेंट रह गए, बचे एलिमेंट कौन से रह गए, लोअर ट्रायंगल रह गया है, उस ट्रायंगल के बचे एलिमेंट में कम से कम एक नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो 3 नॉन जीरो के, तो इसको हम बोल देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर इसको हम वैसे समझाना चाहें किसी को मैथमेटिकली तो क्या बोलेंगे, देखना, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, कोई ऐसे बोलता है इसका मतलब यह है कि मैं इस मैट्रिक्स में जो कोई भी कॉलम या जो कोई भी रो या जो कोई भी कॉलम वाला एलिमेंट होगा उसको ए आई जे से नंबर करूँगा, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यहाँ पर एम और एन दोनों सेम होने चाहिए, एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं ध्यान दूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो देखिएगा ए इनका 0 होना जरूरी है ना, A21 का 0 होना जरूरी है, A31 का 0 होना जरूरी है, 32 का 0 होना जरूरी है, बाकी का बारे में पता नहीं, लेकिन इनका 0 होना चाहिए। और इन पर फोकस करके आप ध्यान समझें तो आई का वैल्यू जब जे से ज़्यादा है वो 0 होना जरूरी है। आई का वैल्यू देखो जे से ज़्यादा है, आई का वैल्यू 3 जे से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, वो 0 होना जरूरी है। जब जब आई जे से ज़्यादा हो तब 0, तो वो एलिमेंट 0 होना चाहिए। मीन्स फॉर ए आई जे, जो ये ए आई जे है इसका 0 होना जरूरी है, किन के लिए, फॉर ऑल केसेस। कौन से ऑल केसेस, जब आई जे से ग्रेटर हो, ये 0 मतलब ए, आप आई जे से ग्रेटर मतलब A21, A31, A32, A41, A42, A43, अगर नंबर ऑफ 4 रो हो, ठीक है, ये 0 होना जरूरी है। एंड एट लीस्ट 1 ऑफ रिमेन, सब बाकी सबका 0 होना, नॉन जीरो होना जरूरी नहीं है, कम से कम एक का नॉन जीरो होना चाहिए, एलिमेंट्स टू बी नॉन जीरो, कम से कम एक का नॉन जीरो होना जरूरी है, सबका नॉन जीरो होना कोई जरूरी नहीं है। ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले तो समझ सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू 0 होगा। कब 0 होगा देखना, 1 2 1 3
1 से ज़्यादा है 2, 1 से ज़्यादा है 3, ये जीरो होना जरूरी नहीं है, ये तो लोअर ट्रायंगल में आ गया, इसका जीरो होना चाहिए मीन्स 2 3, 2 से ज़्यादा है 3, इसका जीरो होना जरूरी है, नॉन जीरो भी हो सकता था, इनका जीरो होना जरूरी था, मीन्स ए आई जे जीरो है फॉर ऑल व्हेन आई इज लेस देन जे। 1 से ज़्यादा है 2, 1 से ज़्यादा है 3 तब जीरो आ रहा है, आई से ज़्यादा है जे तब जीरो आ रहा है, और रिमेनिंग में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो तब इसको हम बोल देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया मैट्रिसेस का इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द मैट्रिक्स, इन टर्म्स ऑफ एलिमेंटल वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम ऑपरेशंस डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस में कौन कौन से हो सकता है और उन ऑपरेशंस के हिसाब से उन ऑपरेशंस को समझेंगे और उन ऑपरेशंस के हिसाब से कैसे कैसे हम मैट्रिसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।